कौन सी चीजों से पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल क्या है, सोर्स क्या होते हैं आपके। आपने जैसे आप किचन में कुछ खा रहे हैं तब डब्बे पे कुछ लिखा हुआ है, खाने पीने का डब्बा है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो पढ़ते हैं कि नहीं आप? उसके पीछे जो विटामिन्स और तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है उसको कभी देखते हैं? ये टूथपेस्ट के ऊपर जो चीजें लिखी होती है वो कभी पढ़ते हैं? नहा रहे हैं तो शैम्पू वाले डब्बे पे कभी नजर गई है उस पे क्या लिखा हुआ है? अगर आप इस तरह से हैं तो भी आपका नॉलेज दूसरों से अलग हो जाएगा। कभी कभी ऐसे सवाल आता है कि आप कहीं जाते हैं तो जनरल चीजें जो लिखी हुई है उनको आप पढ़ते हैं कि नहीं? गायत्री शक्तिपीठ आते हैं तो वहां से लेके यहाँ तक जो जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो आपकी नजर गई कि नहीं, कि सीधा आप ऊपर आ गए, या जो देखा आपने फिर उसको एनालाइज किया ये कहां से हो सकता है? अगर कोई श्लोक लिखा है तो उस श्लोक के ऊपर ध्यान गया कि ये ऋग्वेद का है या उपनिषद का है या गीता का है, ये श्लोक आखिर आया कहां से, या इसका मतलब क्या है? तो जो इस प्रकार की अप्रोच रखते हैं ना उनकी तैयारी बहुत लिमिटेड हो जाती है किताबों से, बहुत बहुत आसान हो जाती है। उसको फिर किताब में सब कुछ जानी पहचानी चीजें लगती है, और खास करके पेपर में। तो कभी कभी पेपर इस स्टाइल का भी आ जाता है जिसमें किताबों की जरूरत कम होती है, 60% किताबों की जरूरत है, 40% बाहर का नॉलेज होता है। न्यूज में से होता है, अखबार में से होता है, मीडिया में, कहीं से भी, सोशल मीडिया से भी निकल करके आ सकता है। कभी कभी 50 होता है, कभी 10-90 होता है। बाहरी नॉलेज केवल 10% है, 90% किताबों से है। तो ऐसे में अलग अलग तरह के लोगों को फायदा मिलता है जिनकी जिंदगी अलग अलग तरीके से बीती है। एक्स्ट्रा करिकुलर में आप कैसे थे, स्कूल कॉलेज में कैसे थे, ऐसे कंपटीशन में कैसे थे, डिबेट में कैसे थे, लोगों से बात करते समय कैसे थे, जनरल अंडरस्टैंडिंग वो भी बहुत मायने रखती है, और पूरे व्यवहार में झलकती है, पूरी जिंदगी झलकती है। उसी के आधार पर सफलता असफलता वो सब, आपको कितने दिन एसपी बना के रखा जाएगा, आपको कितने दिन कलेक्टर बना के रखा जाएगा, आप उसी हिसाब से डील कर पाओगे। कब आप हाइपर हो जाते हो, कब लोगों को नाराज कर देते हो, कितना जल्दी आपको फर्क पड़ता है, दुनिया के बारे में आपकी समझ क्या है, लोगों के बारे में आपकी समझ क्या है, घटनाओं के बारे में आपकी समझ क्या है, संवेदनशील कितने हो, खुद पे आती है तो क्या हो जाता है, परिवार के लोगों पे आफत आती है तो सहन कर पाते हो कि नहीं, दोस्तों पे आती है तो सहन कर पाते हो कि नहीं, आर्थिक नुकसान हो जाता है तो सहन कर पाते हो कि नहीं, रात भर नींद नहीं निकल पाए किसी घटना के कारण तो सहन कर पाते हो कि नहीं। ये सब परीक्षा है कब, जॉब में जाने के बाद, और ये सब तैयार होता है आदमी इस समझ से, इस अंडरस्टैंडिंग से तैयार होता है। जब वो अलग अलग चीजें पढ़ता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखता है, किसी किसी की कहानी पढ़ता है, गांधी को, इसलिए गांधी को पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप हाइपर हो जाओगे। हर आदमी ये बोलता है ना कि गांधी ने क्या कहा, दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन मैं कहूंगा कि तूने एक थप्पड़ मारा, मैं 2 मारूं, मेरा तो ये स्टाइल है। और तुम्हारा सामने वाला भी ऐसा हो, तुम कलेक्टर हो, तुम्हारा एसडीएम भी ऐसा हो कि तुम उसको 1 गाली देते हो और वो 2 देता हो, फिर वही सिद्धांत वाला मिल गया तो फिर क्या करो? आप खुद को तो एग्रेसिव देखना चाहते हो, लेकिन बाकी सबको गांधी देखना चाहते हो कि सब सहन करते रहे गांधी की तरह, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गांधी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, वो सिखाता है, अंबेडकर भी सिखाते हैं, विवेकानंद भी सिखाते हैं, सब लोग सिखाते हैं, और ये सब मिलकर के बनाते हैं। उसके अलावा मैंने बताया अभी अचार का डब्बा भी सिखाता है, टूथपेस्ट वाला पैकेट भी सिखाता है, और ऑयल वाला भी सिखाता है, क्रीम वाला भी सिखाता है कि इसमें एसपीएफ होता है, सन प्रोटेक्शन के लिए ये होता है, फलाना होता है, फलाना, उसमें जो केमिकल्स के नाम होते हैं कि ये यूं प्रोटेक्ट करता है, ये एक शील्ड है, तो शील्ड क्यों है, ऐसा कैसे होता है, मिलेनियन कम ज्यादा कैसे हो सकता है, सो मिलेनिज्म, एल्बिनिज्म, एल्बिनो,
जो हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, एल्बिनो इफेक्ट। तो जो सफ़ेद टंकी होनी चाहिए, छत की टंकी, छत की जो फर्श है वो ऊपर का जो छत पे जो होता है बिछाया हुआ वो सफ़ेद होना चाहिए। काला पुता होगा तो गर्मी भी ज़्यादा होगी, हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको एल्बिनो इफेक्ट कहते हैं, एल्बिनो रिफ्लेक्शन। इसलिए आइस शीट कम हो जाएगी और पूरा एरिया, जब स्नो कवर्ड एरिया जो है आपका कम हो जाएगा और अंदर से जमीन निकल आएगी तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे, तो ऊष्मा ज़्यादा, गर्म ज़्यादा हो जाएगी पृथ्वी, तो ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। तो यही तो हम क्लाइमेट चेंज में इशू मानते हैं ना सबसे बड़ा। तो वो एल्बिनो इफेक्ट और घर की टंकी का सफ़ेद होना और घर के ऊपर जो छत है उसका ऊपर से सफ़ेद पुताई होना, इसलिए सफ़ेद रखते हैं लोग एल्बिनो। फ्यूचर में ये भी रहेगा कि सड़कें जो है केवल एक पट्टी आप सफ़ेद करते हो, बाकी काली रहती है, लेकिन अधिकांश चीज़ें जो टर्फ है वो सफ़ेद रखो, उसको सफ़ेद रखो। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आती है एल्बिनो वाले। तो एल्बिनो कौन होते हैं? वो लोग जिनके अंदर मेलेनिन नहीं होता, बिल्कुल भूरे भूरे से दिखते हैं, कलर जिनका एकदम वाइट होता है, तो वाइटनेस है। तो बीमारी का नाम हो गया एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म भी तैयार हो गया, एल्बिनो इफेक्ट भी तैयार हो गया, घर की टंकी भी सफ़ेद हो गई। और जो प्रचार आया था कि छतों को सफ़ेद करो, या सरकार का अभियान चला था कि अधिकांश लोग अपनी छतों को सफ़ेद रखें, वो भी जुड़ गया। और स्नो कवर्ड एरिया की बात भी कर लिया आपने, आर्कटिक अंटार्कटिका की बात भी कर ली, ओजोन होल वाली बात भी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। हजारों चीजें जुड़ती चली जाती है एक थीम के ऊपर। अब ये चीजें मैं जितनी बता रहा हूं उतनी आपने क्यों नहीं सुन रखी? क्योंकि आपने उतना स्पान जो है क्लियर नहीं किया, नॉलेज का स्पान छोटा रखा हुआ है ना, उसको स्पान बढ़ाना पड़ेगा, एरिया बढ़ाइए, क्षेत्र बढ़ाइए, पढ़िए, एब्जॉर्व करिए, चीजों को एब्जॉर्व करिए, वो जोड़िए उसके साथ, बीमारी के साथ भी जोड़िए, उसको एल्बिनो इफेक्ट के साथ भी जोड़िए, इधर भी जोड़िए, और फिर टंकी वाकई में सफेद कर लीजिए अपने घर की। तो गर्मी के दिनों में ठीक ठाक पानी आएगा, नहीं तो हाथ नहीं डाल पाएंगे। अभी होता है दिन में आपको 2 बजे नहाना हो तो क्या करते हैं? बाल्टी पहले से भर के रखते हैं, है ना? नहीं तो क्या होगा, बकेट पहले से नहीं भर के रखेंगे, ताजा पानी ऊपर कर लेंगे तो गर्म करेंगे। गर्म करने की जरूरत नहीं है, बहुत गर्म होता है, नहा नहीं सकते आप। काली टंकी ऊपर है तो सवाल ही नहीं उठता, सफेद में भी हो जाएगा गर्म, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? इसलिए सफेद टंकी का चलन बढ़ा। लेकिन शुरू में जो काली टंकी आई थी सिंटेक्स वाली, और प्रचलन हुआ था शुरू के 10-15 साल, तो उसने काली टंकी बेची ना। लेकिन जब उसके एक्सपीरियंस जनता से निकल कर के आया, लेकिन वैज्ञानिकों से पूछते तो एल्बिनो इफेक्ट बता देते, रिफ्लेक्शन का बता देते। यही तो सोच होती है सिंपल से। तो आप कहोगे कि ये क्या सिलेबस पढ़ाने लगे, मतलब क्या पढ़ाना था? अरे पेपर ही ऐसे ही आ रहे हैं, मैं जैसे बात कर रहा हूं ऐसे ही पेपर है। तो जो पेपर सीधा नहीं आ रहा तो मुझसे सीधी अपेक्षा क्यों करते हो कि मैं सीधा सीधा पढ़ाऊं? सिलेबस है ही नहीं पेपर। आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, कुछ तो भी है, कुछ भी पता नहीं कहां से, तो हम भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, पता नहीं कहां। फिर देखो पेपर बैठता है कि नहीं, ये होता है। तो इसलिए छोटे छोटे सीरीज आप जो देखते हो, सीरीज देखते हो, या जो आप अभी क्या बोलते हैं उसको, वेब सीरीज वगैरह, वहां से यहाँ से पता नहीं कहां से कौन सी चीजें कंप्लीट होंगी। नई नई टर्म्स, पुलिस जो टर्म्स यूज करती है वो आपको वेब सीरीज में देखने को मिलती है। मेडिको लीगल वाले जो टर्म्स यूज करते हैं, वो जो एक आता था उसका जो ऐसा नहीं आता था पुलिस वाला और वो सीबीआई वाला, सीआईडी वाला, हाँ, उसमें जो टर्म्स यूज होते थे कि वो वहाँ से डेड बॉडी के पास से कुछ कलेक्ट करके लाए, फिर वो डॉक्टर जो था वो उसको वो करता है, एक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्या है, तो उसकी जो टर्म्स है उसमें जो केमिकल्स के नाम हैं वो कहीं न कहीं आपके प्रश्न है। तो आपको शौक है, कई लोगों को शौक होता था कि वो 4-5 सीरियल एक साथ देख सकते थे, मतलब आधे घंटे के, मतलब 2.5 घंटा बैठ जाते थे उसको देखने के लिए, इतना पेशेंस था उनमें, मतलब उनको बहुत मजा आता था। कोई भी ऑफिस से लौटता था उसको लगता था कि मैं ये देखूं, बड़ा अच्छा लगता था उसको।
क्राइम पेट्रोल, या तो क्राइम पेट्रोल हो, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो तो दिन भर ही शायद चलता रहता है। वो एक वो होता है शाम को, वो सावधान इंडिया वाला बताता, नहीं सावधान इंडिया नहीं, वो आधे घंटे में वो बता देता है, एबीपी न्यूज़ वाला, तो वो पूरा क्राइम के बारे में बता देता है। उसमें जो टर्म्स आती हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हो। मोबाइल वाला जो आपको समझाता है कि आप ये प्रस्तुत करो, वो करो, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका सिम कार्ड में ये, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, मोबाइल का फॉर्म आप जहाँ भरने जा रहे हो, आजकल तो वो नहीं भरना पड़ता, लेकिन वहाँ से आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तब वो 3-4 चीजें जो करता है, फिंगरप्रिंट से लेकर के सब चीजें, वो ये सब प्रश्न है। यूपीएससी पूछ चुका है कि क्या पूछ रहा है, वो आंख में से आपका किसका पिक्चर ले रहा है, क्या ले रहा है, कौन सी बायोमेट्रिक, क्या होते हैं बायोमेट्रिक्स, होते क्या है। आप कहोगे ये मतलब हम आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी का एक क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, आपने ठीक से उससे पूछा कि नहीं है तुम क्या कर रहे हो, अच्छा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये 5 चीजें तुमने की, ये 5 मिलकर बायोमेट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा बायोमेट्रिक्स में ये, तो वो भी लिस्ट पूछ लेगा, चेक लिस्ट पूछ लेगा, यूपीएससी वाला पूछ चुका है। वहां गए, पेमेंट करने गए मॉल में, आपने कार्ड दिया, ये हुआ, आपने वो जो फास्टैग लगाया था उससे, तो वो RFID, इधर आप गए थे तो आपको गाड़ी जाते ही आपको उसने दिया, वो अपने आप खुल गया RFID। तो ये दूरी से पहचानने वाला RFID होता क्या है, तो RFID देखो, RFID का क्वेश्चन आ जाए, आ भी गया शायद। कैसे काम करता है, आपने एक स्टिकर पर लगाया हुआ है, लेकिन टोल पे आप जाते हैं एकदम टोल खुल जाता है, आपके अकाउंट में से पैसा कट जाता है। ऐसा क्या पढ़ लिया उसने, कहां से पढ़ लिया, वो टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, वो है फास्टैग। फास्टैग जो काम करता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी, ये सवाल आ जाएगा। तो आपकी दैनिक जिंदगी में जो चीजें जुड़ रही है और दैनिक जिंदगी में जो चीजें गतिविधियां हो रही है, 50% क्वेश्चन तो वहीं से, पर आप जानते नहीं और आप बोल रहे हैं कि हम किताब खरीदेंगे, मेरे को बुक शॉप जाना पड़ेगा, मेरे को कोई कोचिंग सर्च कर रहा हूं, जबकि कोचिंग तो चारों तरफ दिन भर ही हो रही है। दिन भर आपके साथ जो घटनाएं घट रही है, दिन भर जो आप मोबाइल में होकर के देख रहे हो, उसमें वाई, हाउ, वेयर, ये सब कर रहे हो कि नहीं, ये करो, हो जाएगा काम। और इस टाइप का एनालिटिकल माइंड नहीं है और आप एक पैसिव लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं है। निष्क्रिय जिंदगी का कोई मतलब नहीं, सक्रिय जिंदगी होती है। सक्रिय जिंदगी का मतलब नॉलेज का आदान प्रदान, गिव एंड टेक। नहीं तो कई बार वो किताब वाला जो साइंस टेक की किताब खरीदोगे और वो जब जानकारी देगा तब हमको लगेगा अच्छा तो हम इतने दिन से कर रहे थे वो ये था, तो ये पहले भी तो जान सकते थे, इस टाइप का माइंड। और अगर किताब वाले ने तो एक लिखा है, आप तो दिन भर में फिर 50 जानकारी जानेंगे, क्योंकि आपका दिमाग ही ऐसा है, छोटी छोटी चीजें निकल करके आते हैं। नहीं तो आपको लोग गुमराह करेंगे, लोग कहेंगे इसमें ऐसा थोड़ी होता है, इसमें तो यूं करना पड़ता है। बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग, बहुत कम जानकारी वाले लोग आपको सलाह देंगे, आपको गुमराह करेंगे, आपको बातें बताएंगे और आप उनके चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप जाएंगे तो वहां पे भी ज्ञान बढ़ाते रहना पड़ेगा आपको, लेकिन जितना ज्यादा आपका होगा उतना कम कंट्रीब्यूट लोकल लेवल का आदमी करेगा, लोअर लेवल का आदमी कम कंट्रीब्यूट करेगा। मैंने कई सारे लोगों को ऐसे देखा कि जो किसी इलाके में 20 साल से 50 साल से रहते हैं और कलेक्टर को आया और भी 4 दिन हुए और वो शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है उस 50 साल वाले, 50 साल से जो उस रास्ते पे आ रहा जा रहा है और वहां रहता है ना, उसको बताता है। अरे वो ड्राइवर उसको लेके गया, वो तो ड्राइवर से उसने कहा कि इधर से ले चलो, उसने कमाल करते यार, ऐसे नहीं, वो मोबाइल में देखता है एयर डिस्टेंस, वो नए तरीके से वो शहर को समझता है, नए तरीके से रूट को समझता है, एक जिले से दूसरे जिले की जो बाउंड्री है उसको नए तरीके से समझता है, स्मार्ट तरीका होता है उसको। वो बोलता नहीं ऐसे तो 30 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, तुम कभी गए नहीं इस रास्ते से, बोल नहीं हम तो इधर से जाते हैं, अरे इधर बहुत अच्छा रास्ता है, 30 किलोमीटर कम भी, ये देखो मोबाइल में खोल के बताएगा, ये ऐसे यूँ जाते हैं ऐसे, और रास्ता भी बहुत सुंदर, इधर भी खाली जगह इधर भी खाली, तुम देखते जाओ, बीच में वो चाय भी बहुत अच्छी पिलाता है तुम कभी उस ढाबे पे चाय पी के देखी, तुमने कभी नहीं देखी,
बहुत अच्छी पिलाते हैं। और तुम इधर से ही जाते हो, तो ये तो फालतू 30 किलोमीटर ज्यादा जाते हो, डीजल पेट्रोल भी ज्यादा लगाते हो, टाइम भी ज्यादा लगता है, इधर से कभी क्यों नहीं गए? ये कौन बताता? 15 दिन पहले आया हुआ आदमी शहर में, क्या कारण है? आपने कभी समझा ही नहीं चीजों, नए सिरे से देखने, क्योंकि वो आता है ना तो वो सोचता है मुझे सुबह वहां जाना है, सबसे पहले मोबाइल में खोलता है, एयर डिस्टेंस देखता है, उसको गूगल मैप को उसको पढ़ना सीखता है, नीचे 100 मीटर 50 मीटर 50 फीट 10 फीट, उससे दूरी का अंदाजा लगाता है कि ये 100 मीटर इतना, तो ये 1000 मीटर मतलब ये इतना 1 किलोमीटर, और इतना हिस्सा उसके आंखों में हिसाब आ जाता है कि सीहोर यहाँ लिखा हुआ है, भोपाल यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ ये बता रहा है कि ये 1000 मीटर बराबर इतना हिस्सा होता है, यानी 1 किलोमीटर बराबर ये हिस्सा होता है। तो उसकी आंखों का हिसाब वो वहां से उसको उठा करके मैप पे ले जाता है मैप पे ले जा करके उसको एडजस्ट करता है, वहां पे है नहीं, वहां काल्पनिक तरीके से, और फिर उस जगह के पॉइंट्स को, उस पॉइंट को उससे रिलेट करता है। अच्छा ये लगभग 20 टाइम्स है, मीन्स 20 किलोमीटर, इधर से भी रूट बता रखा है, इधर से भी बता रखा है, ये वाला यूं है, ये वाला है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे हर वीक में 2 बार जाना पड़ेगा, इस जगह पे मुझे 2 बार जाना है इंस्पेक्शन के लिए, मैं ये वाला आज ट्राई करूंगा। सिक्योरिटी कंसर्न भी सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सारे कलेक्टर उधर से जाते थे, वो कलेक्टर इधर से जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और उसके साथ जब किसी दिन कोई जाएगा कि तुम यहीं रहते हो, यहीं के रहने वाले हो, बोले हाँ सर मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं मैं पढ़ता था, वहां जाता था, वो मेरे मामा का घर है, हम हर सप्ताह जाते थे या हर महीने जाते थे। तो बोले कैसे जाते? बोले ऐसे जाते थे, मैं तुमको ऐसे ले जाता हूँ। तो वो दंग रह जाता है, बोले मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, 50 साल की मेरी उम्र है, और ये आदमी अभी 15 दिन पहले आया और ये मुझे सिखाता है कि करना क्या है। ऐसी चीजों में भी, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ये नजरिए का चेंज हो जाता है। इस टाइप का जो माइंडसेट वाला आदमी होता है ना, उसको ये किताबों से वैसे बहुत लंबे समय तक तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हर पल यहाँ वहाँ, ये वो, ये यूं, ये यूं, ये यूं, इसमें ये उसमें, दिन भर पढ़ाई चलती रहती है, 18 घंटे पढ़ाई चलती रहती है। आप कहोगे किताब तो हाथ में लिखने का टाइम ही नहीं है, ये नहीं, उसको कहीं पर भी खड़ा कर दो, उसको कोई परेशान भी नहीं कर सकता। अगर वो नौकरी में और उसका बॉस बोल दे तुम पढ़ नहीं सकते, हम तुमको किताब लेके नहीं बैठने देंगे, तो बोला न मत बैठना। वो कहीं पर पढ़ लेता है, खड़े खड़े पढ़ लेता है, कुछ भी पढ़ लेता है, हर पल कुछ तो भी देखता रहे, कुछ भी पूछता रहे, लोगों को बुला के, होता रहेगा काम उसका, दिन भर पढ़ाई चलती रहेगी। अब उसको रोक ही नहीं सकते पढ़ने से, इसलिए पढ़ाई कोई 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई नहीं चलती, पढ़ाई बहुत अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। और जब आप अनवरत पढ़ाई करते हो तो फिर सिलेक्शन होता है, ऐसे रटने वटने से नहीं होता। व्यक्तित्व भी अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको इंटरव्यू की और मेंस की ऐसे अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा नहीं हो तो बन जाओ, उसमें क्या हो गया, स्मार्ट हो जाओ, धीरे धीरे सब तरह की चीजें समझने लग जाओ, प्रक्रिया समझने लग जाओ। कभी साइंस म्यूजियम जाके देखो, क्या है साइंस, क्या बोलते हैं उसको, साइंस पार्क क्या है, साइंस सेंटर, हाँ रीजनल साइंस सेंटर जाओ, आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। कभी जाके देखो, ट्राइबल म्यूजियम ये वाले में जाओ, पूरा ट्राइब वाला काम ही कंप्लीट हो जाएगा। ढेरों चीजें, मानव संग्रहालय में जाओगे ढेरों चीजें क्लियर हो जाएगी। यूपीएससी का 20% सिलेबस है वो मानव संग्रहालय, 20%। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ ट्राइब्स, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, क्लॉथिंग, कल्चर, ये वो, म्यूजिक, क्या नहीं है। और वहां की लिटरेचर और लाइब्रेरी से तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। इंडिया है पूरा, इसलिए तो उसका नाम मानव संग्रहालय, कोई पर्टिकुलर नहीं, मानव संग्रहालय। तो आपको मानव समाज का ही तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन किसका करना है। 20 क्वेश्चंस वहां भरे पड़े हैं, 20 प्रश्न है, बशर्ते आप खुली आंखों से खुला दिमाग रख के वहां घूमो। तो ये करना पड़ता है,
इसलिए अलग अलग ऑफिसर का बिल्कुल अलग अलग रहता है। सब ऑर्डिनेट ज्यादा उम्र का होकर के भी 55 साल का होकर के भी 25 साल के ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाता सा रहता है। हाँ साहब वो ये नाम क्या है तेरा, इसलिए 25 साल वाला 55 साल वाले को बोलता है नाम बता तेरा, तू बोलता है, तू कर लेगा इसको, तेरे को आता है, इस लैंग्वेज में बात कर। कंप्यूटर चला लेता है, इंटरनेट खोल लेता है, सर्फिंग करना आती है, वेबसाइट खोल लेगा उसको यूं बोलेगा, वो बोला हाँ सर खोल लूंगा, और खोल के बता, चल ये करके बता। अभी एक मेल मार मुझे उधर से, मेरा मेल आईडी पता है ऑफिशियल वाला कौन सा है, बोल सर मैं उनसे ले लूंगा। क्यों तेरे को नहीं समझ में आई अभी तक? ऐसे आपको सिखाना पड़ेगा अपने नमूनों को वहां जाके। 90% इंडिया इलिटरेट है जो नौकरी कर रहा है, इलिटरेट इंडिया, डिजिटली इलिटरेट, डिजिटल डिवाइड बहुत भयंकर वाला डिवाइड है अभी भी। 95% लोग जो मोबाइल फोन कैरी करते हैं, स्मार्टफोन, मेल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप तक तो आ गए हैं। अभी मैसेज खोलना, थोड़ा फाइल ट्रांसफर, वो मेल वेल नहीं मार सकते, मेल खोल के पढ़ना नहीं आता। आप कह दो सेंट आइटम में देख लो वहां जाकर के, तो उनको नहीं आता सेंट में कैसे देखते हैं। बहुत भयंकर डिवाइड में जी रहे हम, बहुत ही भयंकर। आप कितने लोगों को जानते हो अपने उसमें जो कांटेक्ट लिस्ट में, जो थोड़े गांव में रहते हैं या मिडिल क्लास हैं या टीचर हैं या छोटी छोटी नौकरियों में, आप उनको वैसे फ्रेंडली बता पाते हो जितना अपने दोस्तों से बात कर पाते हो? तुम ये कर लो, वो कर लो, मैंने आपको ये भेजा, वहां जाकर के देख लो, तुम्हारे उसमें से वो डाउनलोड कर लेना, ऐसा कर सकते हो? उनसे बात कर सकते हो? आता है उनको? सिखाना पड़ेगा, और सिखाने से सीख जाएंगे एक बार में बहुत बड़ा सरदर्द है। आप 50 बार सिखा तो नहीं सीखते, क्योंकि बेसिक चीज कोई नहीं जानते। तो ऐसे लोगों से पाला पड़ने वाला है, तो फिर आपको तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। और फिर एकदम पढ़े लिखे वाले लोगों से भी है, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, उनको भी डील करना आना चाहिए, क्योंकि आप तो कलेक्टर हो। तो आप उसको बताओगे भैया ये बता इसका क्या है, अच्छा इसमें और क्या होगा, अच्छा इसका बाप भी मर गया तो फिर ये किसके नाम जाएगा? नहीं इसके कोई बहन नहीं है, 2 भाई हैं, भाई की शादी नहीं हुई थी, वो मर गया। अब या वो पटवारी लेवल से लेकर के ऊपर वाले, और जो ज्यादा जानते हैं उस विषय में, उससे पूछना, उससे जानना बहुत अलग तरह का काम है। क्योंकि आप थोड़ी सब जानते कानून, लैंड रिकॉर्ड को आप थोड़ी समझ सकते, तो आपको ये सब निकालना, तो ये जब आपका जॉब है तो दिन भर ज्ञान निकालना ही तो आपका जॉब है, और उस ज्ञान को मॉडिफाइड करके दूसरों को चिपकाना, ये आपका जॉब ही है। आपका जॉब ही जब ये है, तो फिर आपसे अपेक्षा परीक्षा में कौन सी की जाएगी? ये थोड़ी अपेक्षा की जाएगी कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, कलेक्टर से कौन पूछता है कि सेक्रेटरी जनरल बताओ, या WHO की स्थापना कब हुई थी ये बताओ? कलेक्टर से ये सवाल थोड़ी होंगे। कलेक्टर तो ये सवाल होंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है तुम्हारे जिले में कितने हैं, आशा कार्यकर्ता कितनी है, और उनकी सैलरी सबकी बैंक में जमा हुई कि नहीं हुई? बोले कितनी आशा कार्यकर्ता हैं जिनके बैंक में खाते नहीं है, ये सवाल होंगे ना आपसे। तो बैंक में खाता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पति खाता नहीं खोलने देता, या फिर उस गांव में बैंक नहीं है, या फिर बैंक बहुत दूर है, तो फिर उसका खाता खुलवाओ, जाकर के कैंप लगाओ। गांव में जिन जिन लोगों का खाता नहीं है वो एक चबूतरे के नीचे बैठे और दिन भर में खाते खोले गांव में जाकर के। बैंक का एक कर्मचारी जाएगा तो कलेक्टर उसका कैंप लगाएगा। ये आपके काम है। जब आपके काम इतना देशी स्तर के हैं तो आप क्या अपेक्षा करते हो कि आपसे सवाल कैसे आएंगे? तो इसलिए आपके सवाल जो है वहां पर, चूंकि सिलेबस में ये सब चीजें, इसलिए वो वहां से इस तरह से पूछता है। आप सोचते हो किताब से आएगा, किताब से नहीं आता। सारे सवाल किताब से नहीं आते। 50-50, कभी कभी 25-75, लेकिन आप 50-50 के लिए तैयार रहो, स्मार्ट हो जाओगे। पूछते रहो लोगों से, जानते रहो, जहां से ज्ञान मिल जाए उस ज्ञान को हासिल करो। और बिखरा पड़ा है ज्ञान, और सारा ज्ञान आपके पास आना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते, आप पात्र नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं करते।
आप एक्सेप्टेंस बढ़ाते जाओ अपनी, ज्ञान आता जाएगा। माइंड खोल के रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग जब सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए, उससे पहले गायत्री परिवार में थे, काम करते थे, अभी भी हैं, लेकिन पहले सक्रिय ज्यादा थे। तो मैं गायक था, मैं तो गीत गाता था, इनके गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में जाता था और गीत गाता था। तो एक एक गीत जो याद होता था उसमें पूरी व्याख्या करके वो एक भाषण बन जाता था, प्रवचन बन जाता था। कोई भी एक गीत गाते थे, अगर उस गीत की व्याख्या कर दो पूरी पूरी, एक एक स्टेंजा को खोल के उसके ऊपर कहानी सुनाने लगो, तो आधे घंटे का 1 घंटे का लेक्चर बन जाता था। तो हमने वहीं से जीएस बहुत सारा तैयार कर लिया, वहीं से तैयार हो गया। क्योंकि राजस्थान की महिमा गानी है तो भामाशाह का नाम आएगा, राणा प्रताप का नाम आएगा, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। मीराबाई का नाम भी आएगा, पद्मिनी का नाम आएगा, पद्मावती का नाम तो आएगा ना, रानी पद्मावती का। तो ऐसे जो महान लोग हैं राजस्थान के, तो आप अगर उनकी महिमा सुना रहे हो तो एक एक आदमी की कहानी जो है आपको अपने आप याद हो जाती है। क्योंकि यहाँ तो गीत के स्टेंजा में एक है, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जा रही है, उसकी महानता का गुणगान किया जा रहा है कि वो इतने महान थे, तो उसके पीछे की कहानी अपने आप आती है। ऐसे आपको सिंबॉलिक जो है एक एक नाम हर चीज के मिलेंगे जिंदगी में, नॉलेज के तौर पे। आपको उसके पीछे की कहानियां विकिपीडिया से और किताबों से और उनसे तैयार करनी है, बस हो गया काम। आपने समाचारों में कुछ सुना कि इस प्रकार का बम जो है वो गिराया जा रहा है रूस के द्वारा यूक्रेन पे, अब उस बम की कहानी याद करो जा करके, वो प्रश्न होगा परीक्षा। ये वाली मिसाइल छोड़ी है, मिसाइल का डिटेल याद करो, एक पैराग्राफ में तैयार हो जाएगा। तो हम लोग तो जब वो जो भजन सुनाते थे और भजन गाते थे, उस समय जो भाव आते थे और कहानी, उसकी कहानियां जो है वो हमारे जो टोली नायक होते थे, जो सीनियर होते थे, जो टोली जाती थी, तो लीडर जो होता था हमारा वो विद्वान होता था और वो उसके ऊपर लेक्चर देता था और उसी प्रकार का गाना सिलेक्ट करता था जो उसका लेक्चर का मैटर होता था, लगभग वैसे ही वो गाना सिलेक्ट करता था कि ये वाला गाना सुनाओ। उसके बाद उनका लेक्चर होता था, तो हम उनको फिर उन गानों की व्याख्या पूछ लिया करते थे, तो स्टूडेंट बन जाते थे उनके। फिर वो खाली समय में हमको उसकी व्याख्या करके बताते थे। तो हमारी तो 50% जीएस जो है उसी टाइम तैयार हो गई, 50% जीएस तो तैयार ही हो गया केवल गाना गा के क्योंकि जो प्रवृत्ति थी वो ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति थी, क्यूरियोसिटी थी और भूख थी, ज्ञान की भूख थी, तो उससे काम हो गया। बची हुई समय में फिर हमने जब इधर आए तैयारी करने के लिए, तो अधिकांश चीजें तो याद थी, बहुत ही क्लियर था, तो बहुत स्पीड थी, पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा थी। बहुत सारी चीजें जब आपके तैयार हो तो पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती, तो ये हो सकता है। तो जब हम वहां गाना गा करके इतना सारा पढ़ सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप तो फील्ड में रहते हो, आपके घर में यदि कोई पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, वकील है, उसकी किताबों के नाम ही पूछ लो। अच्छा ये क्या है? कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट का ये इतना सन लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? MPLRC है। ये क्या है? CRPC है। अच्छा ये है, तो ये वो कल इस पे भी यही नाम है, इस पे भी यही नाम है, नहीं ये बोले इसमें अमेंडमेंट है। अच्छा इसमें अमेंडमेंट है, ओके इसमें क्या है? ये तो ये कब आया था? ये कब आया था? ये कौन लाया था? अच्छा ये, तो ये इसको जो कहते हो मानते हैं। अच्छा फिर इसमें है क्या? मुझे 5 मिनट में बताओ कि ये किस काम की है, कब काम आती है, वो बता देगा। तो LLB के बराबर नॉलेज हो जाएगा आपको। केवल आधा घंटा भी अगर आप उनके साथ 2-3 दिन बैठ लिए, आधा घंटा, तो आप LLB हो जाओ। आपने निचोड़ लिया उसको, जैसे वो आम को चूस के फेंक देते वैसा हो गया। आपने उसका सारा ज्ञान सोख लिया, खास खास। अब आप आइडिया बना सकते हो। लेकिन कितने लोग करते होंगे इसको? नहीं करते। वो अपनी हेकड़ी में रहते, तुम होंगे हम कलेक्टर बनेंगे ऐसा होता है, होंगे तुम तो यही वकील रह जाओगे, हम कलेक्टर बनेंगे। तुम बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी इज्जत करना सीखो, उसका ज्ञान जो है वो हासिल करना सीखो। डॉक्टर है तो डॉक्टर का ज्ञान हासिल करना सीखो। फार्मेसी पे काम करता है तो मेडिकल की दुकान पे काम करता है तो उससे पूछ डालो कि तुम सॉल्ट के हिसाब से कैसे सेट करते हो, कंपनी का मार्जिन कितना होता है, भारत की सबसे बड़ी बड़ी मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां कौन कौन सी है, शेयर मार्केट में कितने लिस्टेड है, किन किन का IPO आने वाला है,
कितनी की नेटवर्थ इतनी है, तो क्यों है, उसका फाउंडर कौन था, अभी का सीईओ कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में भर्ती कौन होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, फलाना वलाना, ये सब कौन बनते हैं, कैसे हेल्प करता है। अच्छा, कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो ज़्यादा जरूरी नहीं है क्या, अच्छा इसमें वो नहीं है क्या, इसमें मार्जिन इतना है तो ये हो तो ये वो, तो 50 तरह की चीजें, उसको निचोड़ लो, आधे घंटे में आपको दुनिया भर की नॉलेज हो जाएगी, दुनिया भर की नॉलेज। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर ढूंढ लो, पेटेंट का मसला आपको बता देगा, और सीडीसी की बात हो जाएगी, अमेरिका का ड्रग कंट्रोल कैसा है, यहाँ आपका ड्रग कंट्रोलर कौन होता है, कौन सा डिपार्टमेंट आपके यहाँ छापा डाल सकता है मेडिकल की दुकान पे, नकली दवाई बेचना है या कम ज़्यादा कीमत में वो जो ज़्यादा कीमत में दवाई बेचते हैं, जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं, जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, इसका अभियान जो है, निःशुल्क दवा योजना में इतनी सरकार फ्री में कैसे दे देती, सरकार को घाटा नहीं जाता क्या, ऐसे 50 तरह के सवाल वो आपको ठीक कर देगा। फिर आप देखो तो आपको लगेगा कि इस रिलेटेड जो है कोई भी एक आध सवाल तो आपको सिर्फ डिबेट जो आपने बात की उसमें से एक आध सवाल तो कोई ना कोई आ जाएगा, नहीं तो मेंस या इंटरव्यू में काम आएगा। तो मैं आपको साइंस वाइंस क्या पढ़ाऊं, मैं आपको सिलेबस से क्या पढ़ाऊं, सिलेबस से पेपर नहीं आ रहा। 50% पेपर जो है ऐसी चीजों से आता है, और ये जिसकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा रहा हो वो 6 महीने में तैयार कर लेता है सिविल सर्विसेज की तरह। इसलिए मेरे पास हमेशा जब भी बच्चे आते हैं कि सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कितने दिन में हो जाएगी, मतलब मैं 1 साल में कर तो लूंगा ना। कई बच्चे आते हैं सर मेरे पास 1 साल है, मैंने कहा 1 साल तुम्हारे पास होने से क्या होता है, 1 साल में तुम तैयार कर लोगे तब ना, तुम्हारे पास 1 साल होने से क्या होता है, मेरे पास तो बस 1 ही साल है और मुझे 1 ही साल में करना है। अरे पर अभी तक क्या किया, जिंदगी को कैसे जिए, कभी जिंदगी में किसी से पूछा ये क्या होता है। तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हारे अंकल, तुम्हारे मौसा, मामा, फूफा, इतने लोग घर पे आते हैं, वो कौन सी नौकरी करते हैं और क्या उनकी सैलरी कभी जिंदगी में पूछी, उनकी पोस्ट का नाम क्या है, उनके डिपार्टमेंट का नाम क्या है जानते हो, उनका ट्रांसफर कौन करता है, उनको सस्पेंड कौन करता है जानते हो, पूछ सकते थे उनसे। आप अपने अहंकार में, उनको लगता था कि पता नहीं बच्चा पढ़ रहा है, कई लोग संकोच करते हैं और कई लोग इतना ज्यादा बताना चाहते हैं लोग उनसे पूछना नहीं चाहते बहुत झंझट है। तो सब लोग ईगो में घूम रहे हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत है। तो 50% काम तो आपने खो दिया, क्योंकि इतने बड़े हो गए और अभी तक ऐसी लाइफ जी नहीं आपने। हमने जीती, हमने, हमारे दोस्तों के फादर अगर किसी जॉब में होते थे तो हम उनको अंकल कह करके उनके पास बैठते थे, पैर छूते थे, वो चाय वाय भी पिलाते थे और सब समझाते भी थे। बोले ज़्यादा समझना है तो एक काम करो, कल हमारे दफ्तर आ जाओ 11 बजे। तो एक दोस्त के पिताजी ने तो मुझे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और बोले यहाँ से घंटी बजाओ। मैंने घंटी बजाई तो चपरासी आया, अब इससे बोलो 2 चाय लेके आओ तो हमने कहा 2 चाय पिलाओ, हम 2 लोग हैं, चाय पिलाओ। हाँ, ऐसे ऑफिसर ऐसे बैठता है, उसका कोई दोस्त आता है तो उसको चाय पिलाता है। तो हमने कहा मतलब कोई आदमी जो है अपनी कुर्सी पे भी बिठा देगा और हमसे घंटी बजवाएगा, चपरासी बुलाएगा और फिर चाय मंगवाएगा। अब वो पीछे देखो, वो लाइब्रेरी दिख रही है, ये मेरे रोजमर्रा के और दिन भर के कानूनी काम और जितने भी मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित अड़चने आती है मैं इसमें से सॉल्व करता हूँ। ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कंडक्ट है, सर्विस कंडक्ट है, हमारे यहाँ के कर्मचारियों को कैसे डील करना है, क्या है वो ये। देखो सबके नाम पढ़ो, चलो मैं अपना काम निपटा लेता हूँ 1 आध घंटे, तुम इन किताबों को देखो। किताबें देखने को दे दी, देखो आप जाओगे नजदीक तो बहुत कुछ हो जाएगा। मेरे शहर के बहुत बड़े डॉक्टर थे, 5 मिनट भी एक मरीज को नहीं देते थे, 3-3 मिनट 2-2 मिनट में मरीज देखते थे। तो मैं भी मरीज के तौर पे ही पहुंचा और अचानक मैंने उनसे कहा सर मेरे को इम्यूनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, मैं ग्रेजुएशन में था, इम्यूनोलॉजी समझ में नहीं आ रही और मेरे यहाँ कोई टीचर नहीं है, प्रोफेसर को आता ही नहीं कुछ, मैंने खुद ने ही कुछ इंग्लिश में पढ़ा है और थोड़ी बहुत लाइब्रेरी से भी बुक्स निकाली कॉलेज की, पर पुरानी बहुत है। और अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, बहुत नामी गिरामी थे और काफी अच्छा नॉलेज था और पीजी तो किया हुआ ही था, पढ़ाकू भी थे, शौकीन भी थे और नॉलेज और उनके यहाँ मरीजों की संख्या देख के मुझे समझ में आ गया कि आदमी कुछ
पर अपने शहर के डॉक्टर से आप कैसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप तो 60 रुपए 50 रुपए फीस देके अपना इलाज कराने के लिए अंदर गए। फिर बोले तकलीफ क्या है, बोला इम्यूनोलॉजी। मतलब बुखार आया, खांसी हुई, सर्दी हुई। मैंने कहा नहीं, मैंने बाहर फीस तो जमा करा दी 60 रुपए 50 रुपए कुछ थी उस जमाने में, 95 96 की बात है। पर मैंने कहा वो 94 की बात है शायद। तो वो जो है फीस जमा करा दी, लेकिन बीमारी नहीं है, बीमारी है कि इम्यूनोलॉजी समझ में नहीं आ रही। तो वो तो टीचर नहीं है ना, वो तो डॉक्टर है। तो उसने कहा एक काम करो, 1 घंटे बाद बाहर बैठो, 1 घंटे बाद अपन बात करेंगे। तो 1 घंटे बाद वो आए, सारे मरीज वगैरह जब कम हो गए, काफी कम हो गए, मतलब कुछ एक थे जिनको रोक सकते थे। फिर मुझे अपना हाथ पकड़ के ऊपर ले गए, फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था। फिर लाइब्रेरी दिखाई, बोले यार सच बताऊं मेरे को भी बहुत ज्यादा समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन मैं तुमको कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ बता देता हूँ, बेसिक तो ये है, लेकिन अब मैं कुछ तुमको किताबें देता हूँ, नई नई किताबें हैं। कोई 3000 की किताब थी, कोई 2000 रुपए की किताब थी। तो 4-5 किताबें दी और उन्होंने कागज लगा के दिए, ये वाला चैप्टर देखो, ये यहाँ से पढ़ना ऐसे, ये डायग्राम समझना, ये वाला। ऐसे 4-5 किताबें दी। मैं भी अच्छी खासी मेडिकल साइंस की अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी किताबें लेके, खास करके इम्यूनोलॉजी को लेके बहुत खुश था। घर पे आया, मैंने पढ़ने नोट्स बनाया, पढ़ाई की, सब कुछ क्लियर हो गया। आज तक उसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर उनको किताबें देने के बाद बोले नहीं, ये तुम रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है। और तब से लेकर आज तक मेरे और मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के इलाज का 1 रुपया भी नहीं दिया साथ में। और मैं उनका दोस्त बन गया, वो मेरे फैमिली डॉक्टर। और बल्कि जेन्युइन सलाह दी, पिताजी बीमार हुए तो, भाई बीमार हुआ तो, कोई भी जेन्युइन सलाह, देखो ऐसा है कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, मैं तुमको एक कार्ड देता हूँ, इस डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ ये ऑपरेशन हो जाए। डायरेक्ट अप्रोच। इसके लिए अहमदाबाद जाना है, इसके लिए मुंबई जाना है, इसके लिए बेंगलोर जाना होगा, इसके लिए चेन्नई जाना होगा। जिस तरह की बीमारी है उसके लिए उसका डॉक्टर, उसका हॉस्पिटल और प्रॉपर एड्रेस। और वहाँ वो फोन भी करते थे कि ये हमारे वो मित्र हैं और ये आ रहे हैं। ये सब सेवाएं हमने ली। क्या? जिज्ञासा। कौन सी चीज इंप्रेस कर गई? क्यूरियोसिटी। उस आदमी के दिमाग में आ गया कि मैं यहाँ 20 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ, इतने सारे पेशेंट आए, लेकिन ऐसा पेशेंट कोई नहीं आया। तो उस आदमी के दिमाग में छा गया। उसने कहा बोले ये होना चाहिए। वो हमेशा यही बोलते थे, अरे कलेक्टर बन के भूल मत जाना हमको, कलेक्टर बन के भूल मत जाना। जब छोटी क्लास में थे, मतलब तब हमने एम भी नहीं बनाया था एक तरह से सिविल सर्विसेज। ये चीज होती है। और बहुत सीखने को मिला, बहुत लंबा लंबा डिस्कशन, फोन पे 15-15 मिनट तक किसी बीमारी या किसी मुद्दे पे डिस्कशन, हेल्थ के इश्यूज पे खास करके बहुत नॉलेज गेन किया, बहुत सारा। किडनी के लिए डीप में बात करना, हार्ट के लिए डीप में बात करना, ब्लड के ऊपर डीप में बात करना। फिर वो कोई नंबर देते थे, उस पर हीमेटोलॉजी में बात करते थे। फलाने दोस्त को कैंसर हुआ है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए स्टेज लिए तो क्या, उसने कहा रिपोर्ट भेजो। अब तो फिर व्हाट्सएप पे है, तो व्हाट्सएप पे काफी कुछ इधर उधर भेज देते हैं, लेकिन उस जमाने में तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ये सब चीजें समझना, तो हम आपको बहुत अच्छे से साइंस पढ़ा पाते हैं, बायो पढ़ा पाते हैं, बहुत सारी चीजें मेडिकल की भी बता पाते हैं। इसके लिए इसीलिए तो बता पाते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया। तो ये कुछ उदाहरण बता रहा हूं, ये प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी बनानी पड़ती है ज्ञान प्राप्त करने। बहुत छोटा हो जाता है, वाकई में 6 महीने की तैयारी हो जाती है। 6 महीने में आइए सो जाओ। अगर आपने जिंदगी इस तरह से जी, 4-5 साल भी इस तरह से जी लिए तो 6 महीने में बन जाओ, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं ज्यादा जानने के लिए। तो बहुत सारी चीजों तक आप पहुंच चुके होंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम लोग शांति कुंज में रहते थे हमारे यहाँ, तो हम बॉटनिकल नेम भी लिखते थे, उसका पौधे का बॉटनिकल नेम लिखा रहता था, फैमिली लिखे रहती थी, यूजेज लिखे होते थे कौन कौन सी बीमारी में। तो हमारा ये तैयार हो जाता था। ये जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बॉटनी, ये हमारा वहीं तैयार हो गया आश्रम में। तो बड़ा साइंटिफिक मेथड से लिखा होता था, तैयार हो जाता था। हमारे यहाँ नीचे प्रज्ञा पेय मिलता है, वो अल्टरनेट है कॉफी और चाय का। किसी ने पिया कि नहीं? देखो, आप में से कोई कॉफी चाय पीते हो, अगर छोड़ना चाहते हो और अगर जड़ी बूटी वाली चाय पीना चाहते हो तो नीचे मिलती है प्रज्ञा पेय। उसके ऊपर देखना क्या क्या लिखा हुआ है, कितनी तरह की औषधियां लिखी है, कितनी सारी मेडिसिन है।
और अभी आयुष का तो उद्घाटन वो करके गया, टेड्रोस, तुलसी नाम रख दिया मोदी जी ने उसका, तुलसी भाई टेड्रोस का रखा है ना, अभी आपने देखा, उसका ही नामकरण कर दिया। लोग इनका करते हैं, इन्होंने उसका कर दिया है? तो ये होता है प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस वो बाकी के 50% है, किताब से नहीं है। तो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता मुख्यमंत्री स्तर के हैं, तो उनके साथ बैठने को मौका मिला। मैंने कहा ये मोदी जी तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, 10वीं फेल है। बोले नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने प्राइवेट किया है मैं कहा अच्छा, वो मतलब वो उसको ढक रहता है उस चीज को बोले आपको पता नहीं वो प्राइवेट पढ़े हुए हैं। प्राइवेट नहीं होता? मैंने कहा हाँ प्राइवेट पढ़े हुए, बाकी डिग्रियां बहुत है, नॉलेज बहुत है। तो ये कवर करना पड़ता है ना अपने साथी को। पार्टी वाला तो अपने आदमी को कवर करेगा, तो वो कवर करता। लेकिन मैं प्राइवेट नहीं बोलूंगा उसको, वो बाकी का 50% बोलूंगा। ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो हर जगह ऑब्जर्व करते रहते हैं, हर आदमी से सीखते रहते हैं। आपने देखा वो प्रदर्शनी विज्ञान वाली, और उसमें गए थे स्टूडेंट को जब समझाने गए थे एग्जाम के बारे में। अब खुद का एग्जाम नहीं निकला, लेकिन एग्जाम पढ़ा रहे थे। वो क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि उनको मालूम है कि डिप्रेशन में आदमी चला जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। 10वीं 12वीं तो होता रहेगा, मैं तो प्रधानमंत्री बन गया सिर्फ कॉन्फिडेंस से। तो मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखो, एक जबरदस्त चीज सीखने लायक आदमी में है। एक ही चीज सीखने लायक है उनसे, वो केवल एक, वो है कॉन्फिडेंस, और उसी से सब कुछ हो गया। दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। मतलब वो सोचते ही नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता होगा। पूरे कॉन्फिडेंस से कपड़े पहनना, पढ़ा लिखा दिखना, किताब के बारे में बात करना, वैज्ञानिकों से वैज्ञानिकों की तरह बात करना, डॉक्टरों से डॉक्टरी वाली बात कर लेना। टीचर्स बैठे होंगे तो उनको पढ़ाना सिखा देंगे, परीक्षार्थी बैठे हैं तो उनको परीक्षा देना सिखा देंगे। जिस जगह पे जाते हैं ना, वो उस जगह के विद्वान हो जाता है। वो पूरा कॉन्फिडेंस से सिखाते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस के जमाने आपको भी कॉन्फिडेंस ही बनाएगा। तो ये चीज सीखो। वो 50% हिस्सा जो मैं बोल रहा था, वो उनका बहुत मजबूत है। किताबों वाला कमजोर है। किताबें पढ़ के एग्जाम उन्होंने नहीं निकाली, वो निकाल भी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सीखा बहुत है। और ये सीखने में बाकी नेता कमजोर रह गए, तो आपने देखा उनकी हालत खराब है। ये वाला वो पकड़ ही नहीं पाता। तो बहुत मन की बात में कितनी सिंपल सी बात बोलते हैं, नवंबर आ गया है, अब सर्दी आएगी, इसके बाद अब आप सब लोग रजाई निकाल लेंगे। गांव में लोग अलाव लगाते हैं, 4-5 लोग उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, सब तरह तरह के किस्से कहानियां कहते हैं। तो सब लोगों को अपनी जिंदगी के वो सारे दृश्य और गांव के और रजाई और वो सब एकदम महसूस, उसकी गर्मी महसूस होने लगती है आदमी को बैठे बैठे। तो जमीन से जुड़ी हुई एकदम महसूस होने वाली बात, जो आप सीधा महसूस कर सकते हो, वो बात करते हैं। अब इसके लिए पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो अलाव के पास बैठना पड़ेगा, इसके लिए तो ठंड में रजाई में घुसना पड़ेगा। और 90% जनता को ये सब पसंद आता है, क्योंकि अब वो देश की इकोनॉमी नहीं सुनना चाहता। अब मनमोहन सिंह बात करते हैं -6.5% फलाना, ये वो जीडीपी, ये सब तो भारी भरकम शब्द है ना, तो पल्ले ही नहीं पड़ते किसी के। 5% जनता के पल्ले नहीं पड़ते, तो वोट भी 5% से कम आते हैं जिसके पल्ले पड़ेगा रजाई, सबके पल्ले पड़ती है, तो 80% लोगों के पल्ले पड़ते, तो 80% वोट आते। बात समझ में आते हैं नहीं आते? तो पॉपुलैरिटी का भी मैंने फंडा बता दिया आपको बिल्कुल। तो वो कोई रहस्य नहीं। कई लोग बोलते हैं इनकी सफलता का राज समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूँ, अभी बता दिया आपको। आप भी लोकल हो जाओ, बात बन जाएगी। वो एकदम समझ में आता है। वो जो प्रणाम करते हैं रियल में आम आदमी वैसे ही दंडवत प्रणाम करता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखो, राहुल गांधी को देखो, सचिन पायलट देखो, या ये कांग्रेस के दूसरे बड़े बड़े नेता, ये और या बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं को देख लो पढ़े लिखे, वो थोड़ा सा झुकते हैं भगवान के, वो सोचते हैं कपड़े खराब हो जाएंगे। मोदी जी कितना भी महंगा कपड़ा पहना हो, वो पूरा लेट जाते हैं, भगवान देख के पूरा लेट जाते हैं। उनको मालूम है कि ये आम आदमी के प्रणाम करने का तरीका है, इसको दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा लेट जाते, उसमें श्रद्धा दिखती है।
वो जब टीवी पे ऐसे लेटते हैं तो कैमरामैन को फोकस करना ही है, तो प्रधानमंत्री लेटा हुआ है, और ऐसे कोई लेटता है क्या, खास करके प्रधानमंत्री। तो बहुत देर तक कैमरा रहता है, बहुत देर तक रहता है, तो वो विजुअल टाइम जो रहता है वो, तो वो मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से कि कितने देर तक कितनी पिक्चर कितनी देर तक दिखाई जाए कि वो उसकी स्मृति में लंबे समय तक रहे। और अगर 2 दिन बाद वोटिंग है तो स्मृति में उतनी लंबी समय तक वो रहेगी। तो लेटा हुआ आदमी दिखता है तो वो फिर वोट में कन्वर्ट होता है, सीधा जाके बटन दबता है। कमल का फूल, चाहे उससे पहले लोग मरे हों, चाहे उससे पहले लोग भूखे रहे हों, चाहे पैदल चले हों, कुछ हो, टीवी पे क्या दिखाता, ये तभी तो कोलगेट वाला दिन भर बताता रहता है कि सारे लोग आपके दांत खराब कर देंगे, मैं सफेद कर दूंगा। सारे लोग आपका बात हर 5 मिनट में आकर के आपको बताता है, क्योंकि आदमी बहुत जल्दी भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। हर 10 मिनट आप बोलोगे यार एक बार बता दिया ना, सुबह बताया था, बोला नहीं हर 10 मिनट बाद बताएंगे, तुम्हारा दांत खराब, किसी की खाल खराब, किसी का बाल खराब, तुम्हारा ये खराब, वो खराब, तुम्हारा ये होता है, तुम्हारा, इसलिए वो एक जो सेंसोडाइन वाला आता है वो झंझनाहट और उसका मुंह ऐसा हो रहा है। और वाकई में कई लोगों को फिर पहली बार ही ऐसा ब्रश गया और ऐसा लगा तो वो एकदम जाके सेंसोडाइन पकड़ता है। वो सब जब तक आप महसूस नहीं कराओगे ना, महसूस कराना पड़ता है उसको। ये सूत्र है कि जनता को याद दिलाना पड़ता है, उसका प्रयोग कर रहे हैं वो। तो ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? पब्लिक के लिए बिल्कुल जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो आप कौन सा विशेष बन जाओगे? आपसे भी तो परीक्षा में यही पूछी जाएगी, ये अंडरस्टैंडिंग। प्रधानमंत्री से बड़े थोड़ी बनोगे आप, यूपीएससी आपको क्या बना देगी? आपके ओथ सेरेमनी में या फाइनल जो आपका वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा लबासना में, उसमें तो मोदी जी तो चीफ गेस्ट भी नहीं आएंगे हमेशा, गृह मंत्री भी आजकल नहीं आते, वो भी बड़े हो गए, बहुत कम इस टाइप के लोग आ पाते हैं प्रशासन में। मतलब मोदी जी के साथ तो आपका डिनर एक आध बार होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो जिंदगी में एक ही बार मिलोगे आप ऐसे आमने सामने, एक ग्रुप फोटो होगा, उसमें आप छोटा सा मुंह होगा आपका, दिखेगा भी नहीं, किसी को दिखा भी नहीं पाओगे ये मैं हूं। मोदी जी दिखेंगे बस बीच में, क्योंकि आप सब काले में होगे और उनका रंग बिरंगा होगा। तो एक ही बार दिख पाओगे। तो फिर आप जब इतने अधने से कर्मचारी बनने जा रहे हो तो फिर आपसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे? अनुभवजन्य ज्यादा होंगे, तो एक्सपीरियंस बेस्ड, अनुभवजन्य। तो ये परीक्षा एक्सपीरियंस बेस्ड बहुत है, और वो एक्सपीरियंस जो है वो अगर आपने महसूस नहीं किए और अगर आपने उसको ज्ञान में परिवर्तित नहीं किया तो पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल पढ़ाई है, बहुत ही मुश्किल लगती है। इसलिए कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से शुरू कर लूं या इससे कर लूं। भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लो, और बचपन में ठीक ठाक पढ़ लेते तो अब टाइम क्यों वेस्ट करते हो? तो एक बार रिवाइज कर लो। चलो 10 दिन में एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, तो 10 दिन लगा के खत्म, 1 साल तक पूछते रहते हैं वो एनसीईआरटी का क्या करना है। अरे अभी तक खत्म कर लेता भाई, उसके आगे की बात तो बनती कम से कम। कई आदमी जो है खाना ना रखे और दिन भर पूछते हैं सलाद रखूं कि नहीं। आप सलाद लेंगे, आप सूप लेंगे, अरे तेरे को जो पिलाना है पिला दे भाई, सलाद रखना है तो रख दे, लेकिन खाना लेके आते। वेटर अगर दिन भर ये पूछता रहे तो आपको क्या लगेगा कि भाई तो लिया, जो भी है वो लिया, आप ये लेंगे? बोले हाँ लेंगे, वो भी लिया ये भी लिया। फिर हमको जो अच्छा लगे बीच बीच में भी खा लेंगे, ऐसे भी खा लेंगे। कभी कभी एनसीईआरटी बीच में भी उठा सकते हैं, खाते खाते ये खाते खाते बोर हो गए तो थोड़ा सलाद खा लिया। कभी आखिरी में भी खा सकते हैं, कभी कभी छोड़ भी सकते हैं। पूरा खाना हो गया, पेट भर गया और सलाद तो ऐसे ही रह गया। कई बार ध्यान नहीं रहता तो साइड में पड़ा रहता है, तो बाद में पता चलता अच्छा ये भी था, जबकि पेट भर गया। तो आप आईएएस बन जाओगे, आपकी आधे से ज्यादा किताबें जो कि तो पड़ी रह जाएगी, आधे से ज्यादा नोट्स भी अनछुए पड़े रह जाएंगे, वैसे ही बन जाओगे। फिर लगेगा ये तो किया नहीं था, बन तो गया ना, पेट तो भर गया, बन गया। तो इन सब चीजों का कुछ नहीं है। मार्केट में ऐसा फैलाया हुआ है लोगों ने, पता नहीं क्या, हर बच्चा आकर के सर एनसीईआरटी, हमारे पास रूम नहीं है अलग, नहीं तो उसकी धुलाई करते हैं। कि एनसीईआरटी का क्या मतलब है भाई? पढ़ लेना उसको, अगर पढ़ना है तो। नहीं पढ़ा है तो सांची का स्तूप जो है भोपाल के नजदीक है, कर्क रेखा नजदीक से गुजरती है, वहां से ये सब चीजें तुमको नहीं पता तो पढ़ लो। चंबल नदी यहाँ से निकलती है वहां गिरती है, पढ़ लो उसको। गंगा नदी जो है यहाँ गिरती है। अब इसमें क्या पूछना भाई?
पढ़ लो, ये कोई ज्ञान व्यान नहीं है, ये बेसिक्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं। और फैक्ट्स याद करो, पढ़ो, पता होना चाहिए। बोले फिर जरूरी नहीं है क्या सर? वही बात, फिर जरूरी तो है ना, तभी तो कह रहे हैं पढ़ लो उसको। फिर इसको वही, कई लोग जो है पढ़ते नहीं, बातें करते रहे। और कई लोगों को जब जरूरत होगी, जब मैं नदियां कंप्लीट करूंगा, जब मैं ज्योग्राफी शुरू करूंगा, तब ज्योग्राफी का एनसीईआरटी उठा लूंगा और बीच बीच में उसकी मदद लेता रहूंगा। हाँ, ये भी कर सकते हो आप। एक खीरा ककड़ी का टुकड़ा उठाकर खाओ, फिर एक कोर जो है रोटी का भी खा सकते हो, एक आध चम्मच दाल चावल वाला भी खा सकते हो, उसमें क्या हो गया? हम इस तरह से भी खाना खाएंगे, पहले हम दाल चावल पूरा खा लेंगे, उसके बाद सलाद खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, ये भी कर सकते हैं। रोटी खा करके फिर ये करेंगे, वो करेंगे, ये भी कर सकते हो। कुछ भी करो, खाना खाना है, उसका कुछ नहीं है नियम। मुझे लगता है इस लेक्चर के बाद बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं है। पहले टेस्ट दें कि पहले पढ़ाई करें, कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाई का प्रेस्टीज पॉइंट मान रहे हो तो पहले पढ़ लो, फिर टेस्ट दे देना, मार्क्स देख के खुश हो जाओगे। पहले टेस्ट देने से ये पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या। कई बार टेस्ट देने के बाद पता चलता है कि अच्छा ऐसे पढ़ना था, मेरा तो चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट कहाँ हुआ? टेस्ट में जाके पता चलता है प्रश्न ऐसे आता है और पढ़ा तो हमने गलत तरीके से, ये वाली बात तो पढ़ी नहीं हमने, जबकि थी उसमें, हमने उस पर फोकस नहीं किया। तो पहले टेस्ट दे लो। ये सब चीजें कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज करना जरूरी है नहीं है, पहले करना जरूरी है बाद में करना जरूरी है। पहले कोर्स हो जाए तो फिर टेस्ट दें, कि पहले टेस्ट सीरीज कर लें फिर कोर्स शुरू करें। इसलिए कई लोग फालतू के प्रश्न पूछते रहते हैं कि आपका बेच कब शुरू होगा। आपने कहा बेच क्यों शुरू होगा यार? किसी भी बेच का क्या मतलब है? मैं अभी एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ कि बायोस्फीयर क्या है, ये तुमको पता है क्या? तो फिर आ जाओ पढ़ लो आज से। आज ही तो बता रहा हूँ मैं बायोस्फीयर क्या है। कल बताऊंगा कि तेनालीराम जो है किसके दरबार में था, तो तुमको पता है? बोले नहीं। तो फिर वो शुरू हो रहा है ना, तो वो सुन लो। तो बोले नहीं, फिर पिछला छूट जाएगा। तो अरे पिछला क्या छूटना है, पिछला अगले साल बताएंगे फिर बायोस्फीयर क्या है, तेनालीराम कहाँ है, तो वो समझ लेना। कोर्स वोर्स कभी शुरू नहीं होता, कभी नहीं होता है। घड़ी के पूरा गोल चक्कर जो 2 बज रहा है, तो ये जिस जगह लटके कांटे के लटक गए, आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। कांटे के लटकने जैसा है, वो घूमता है ना पूरा सर्कल में। कभी कोर्स शुरू नहीं हो सकता, कभी कोर्स खत्म नहीं हो सकता इसका। ना तो शुरू किया जा सकता है इसको, ना खत्म किया जा सकता है। आदि अनंत है ये, दिग दिगंत है, ठीक है। अथाह समुद्र है, इसलिए समुद्र में आप कहाँ से शुरू करेंगे? कोई गोल चीज है तो आप बोलेंगे कि ये जो फुटबॉल है इसमें लाइन हम खींचना शुरू करें, कहाँ से? गोल है, कहीं से भी खींच लो। पूरा परिधि बनानी है आपको, पूरा एक व्यास निकालना है तो ये करना है, और हमको अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो कैसे निकाल, खींच लो, कहीं से भी खींच, उसमें क्या है? ब्रह्मांड की तरह है ये। कोई भी चैप्टर अपने आप में नया है। जैसे मैंने आरबीसी कल से पढ़ाना शुरू किया, और मैं आरबीसी का बहुत कुछ बता चुका, या ब्लड पढ़ाना शुरू किया और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बता चुका, और आज मैं केवल प्लेटलेट्स बता रहा हूं। और आज आप आए हो तो आपको अभी 1 दिन और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल तो मैंने आरबीसी बताया, वो आपने नहीं सुना। डब्ल्यूबीसी बताया, दूसरे दिन वो नहीं सुना। आज मैं प्लेटलेट्स बता रहा हूँ, कल मैं ब्लड का कंपोजिशन टोटल और उसका फंक्शन बताने वाला हूँ, या ब्लड कोगुलेट कैसा होता है वो बताने वाला हूँ। तो 3 दिन मैंने ब्लड पढ़ाया, तीसरे दिन आप आए तो थोड़ा सा ब्लड कम समझ में आएगा, लेकिन 3 दिन बाद तो फिर नया चैप्टर है ना। उस दिन तो मैं मसल्स पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो शुरू से आखिरी तक समझ में आएगी। तो किसी भी बैच को ज्वाइन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की दिक्कत आएगी। उन 3 दिनों में 2 दिन अगर आप नहीं आए तो हो सकता है कि वो आप मिस करो, या फिर कम समझ में आए। बाकी बाद में तो पूरा ही समझ में आएगा। रही बात सेल की, कि सेल आपने बेसिक पहले बता दिया तो ठीक है, कि 15 दिन हम सेल और साइकोलॉजी और ये सब चीजें बताएंगे तो 15 दिन आपको समझ में नहीं आएगा, 16वें दिन से तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हर दिन नया टॉपिक है। हर दिन नया, हर 15 दिन में 20 दिन में नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट आ जाता है। तो उसमें बेच का कुछ नहीं होता कि तब से बेच शुरू होगी या ऐसे बेच शुरू होगी। कई बार आप रिवीजन में आते हो तो और अच्छा,
मैं जब 10th में पढ़ता था, 9th पास हुआ था, तो 10th में कुछ बच्चों को सप्लीमेंट्री मिलती थी, एटीकेटी टाइप जो होता है ना, जो आपको बाद में एग्जाम, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम वो देना पड़ता है, तो वो मिलता था, कॉम्प्लीमेंट आता। वो जो है एग्जाम की तैयारी जो बच्चे करते थे उनके साथ मैंने पूरा मैथ्स कर लिया। 1 जुलाई को स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन हमारे टीचर ने ऐसे बच्चों के लिए जो कि मैथ्स में फेल हो गए थे उनके लिए कोचिंग शुरू किया, 1 महीने का कोचिंग, जिसमें वो पूरा कोर्स करवाने वाले थे। मैंने वो कोचिंग ज्वाइन किया और पूरा कोर्स 1 महीने में उनके साथ कर लिया। पूरा साल भर में जो होता है वो 1 महीने में कर लिया। और 1 जुलाई को मैंने कोचिंग चालू कर दी मेरी खुद की। तो मेरी पूरी क्लास जो है मेरे यहाँ घर पे बैठी रहती थी, स्कूल नहीं जाती थी, मैं उनको पढ़ाता था और वो सब फीस देते थे। 1 महीने में सीख के साल भर कोचिंग पढ़ाया। उसी जो 1 महीने में सीखा उसको साल भर तक बताया, 1 साल बताया। कोई बात समझ में आई? तो आप रिवीजन बैच में आते हो, जब रिवीजन चल रहा है तो पूरे साल क्या पढ़ाया जाएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम आपको फास्ट बहुत सारी चीजें बताएं, और इस समय में यदि कोई पढ़ने आए तो दरअसल पढ़ाई का इस तरह से कुछ नहीं होता है जैसा आप लोगों ने हवा बना रखा है। मैंने अभी बताया ना, दिमाग, आंख, नाक, कान सब खुला रखो, सब कुछ समझ में आना चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग, जो कुछ भी है सब कुछ आपका सिलेबस है। खरगोन में अभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गया, हिंदू मुसलमान दंगा जैसा हो गया, और वो ये तो कौन सी धारा लगी, कर्फ्यू लगा, किसने लगाया, कर्फ्यू का ऑर्डर कौन देता है। उस समय में एसपी का जो वो बयान आया, वो फिर इसमें राजनीति, इसमें संप्रदाय, ये वो, फिर ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्या होती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के क्या हो सकते हैं। तो आप ये जो तमाम अखबार में जो ये सब बातें अगर आप सीखते हो, सुनाते हो, यही सब सिलेबस है, वो सब हो जाएगा वहां का हिस्सा। खरगोन इतना तनावग्रस्त क्यों है, क्या कारण है कि बार बार खरगोन में ही दंगे होता है? तो वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ का पॉपुलेशन स्टेटस, यानी कि पॉपुलेशन कैसी, हिंदू मुसलमान की संख्या, धार में क्यों होता है भोजशाला वाला प्रकरण, तो भोजशाला क्या होती है, क्या क्यों होता है, तो बहुत सारे संवेदनशील क्षेत्र देश के ऐसे क्यों हैं, वहाँ की अलग अलग कम्युनिटी के लोगों की संख्या कितनी है वहाँ पर, ये सब आपका सिलेबस का पार्ट हो जाता है। नाम देखोगे आप, ज्योग्राफी देखोगे, खरगोन का एक नाम और है निमाड़, उसको निमाड़ के, उस क्षेत्र को निमाड़ के नाम से जाना जाता है। निमाड़ की विशेषताएं जानो, निमाड़ क्या है, निमाड़ की फसलें क्या होती है, निमाड़ का जंगल क्या है, या वहाँ की पॉपुलेशन साइज क्या है, इस निमाड़ वेस्ट निमाड़ क्या होता है, पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ क्या होता है, 2 भागों में बटा हुआ है। ये सब अभी दंगे के साथ ही ये सब चीजें अपडेट करने की जरूरत है। अब आपसे कोई दंगा होगा थोड़ी पूछे, खरगोन में दंगा हुआ, बताओ कितने मरे या कितने घायल हुए या क्या हुआ, पथराव किस तारीख को हुआ था, ऐसा थोड़ी होता है। ये सवाल नहीं आता है। सवाल आएगा कि निमाड़ की मुख्य फसल बताओ, कपास है ना, कपास मार के लिए जाना जाता है निमाड़। तो ऐसे सवाल आएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आप जवाब दे पाते हो कि नहीं। आप कहोगे यूपीएससी इस स्टाइल से पूछता है, कहीं पे ओलंपिक हो रहा है तो अटलांटा ओलंपिक है तो अटलांटा का वो प्रांत पूछ लेगा, ये कौन से उसमें आता है, अटलांटा शहर कहाँ है, कौन से उसमें आता है। कहीं बम विस्फोट हुआ है, किसी ने कुछ किया है, तो उस प्रांत का नाम पूछ ले, प्रोविंस पूछ लेगा ना, वो प्रांत का नाम पूछ ले, बम विस्फोट नहीं पूछेगा। ठीक है, अमेरिका में चुनाव हुए तो बाइडेन का होम स्टेट क्या है, बाइडेन कौन से स्टेट से आते हैं, बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट है, तो ये सवाल आ जाएगा। आप कहोगे नहीं मैंने बाइडेन तैयार किया, तो बाइडेन कैसे तैयार किया, उसका स्टेट पता होना चाहिए। ऐसे सवाल आते हैं, पूछता उसी से जो घटना होती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द वाली चीजें पूछता। ये यूपीएससी की बहुत पुरानी विशेषता है, खास करके 1996 के बाद
96, 97 से पहले यूपीएससी में बहुत अलग प्रश्न आते थे। मनुष्य के खून का रंग लाल क्यों होता है? नीचे ऑप्शन में आता था हीमोग्लोबिन, और बच्चे लगाते थे टिक, हीमोग्लोबिन और खुश। तो पुराने कलेक्टर सब देशी वाले हैं, ऐसे ही सारे इसी प्रकार के ज्ञान से पैदा हुए हो। ठीक है। बाद में दूसरा आता था, हीमोग्लोबिन ए में ऐसा होता है और हीमोग्लोबिन बी में ऐसा होता है। फिर ऊपर वाले दोनों सही हैं और ऊपर का केवल एक सही है तो वो चक्कर में पड़ जाता है। हीमोग्लोबिन तो सुना था, लेकिन ये हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन बी, और फिर उसमें ऐसा होता है और उसमें ऐसा होता है, क्या होता है? ये अंतर आ गया। मैंने एक ही एग्जांपल में आपको बता दिया कि खून का रंग लाल क्यों होता है, बोले हीमोग्लोबिन के का, और फिर हीमोग्लोबिन ए में ये है और हीमोग्लोबिन बी में ये है। अब तो बाद की परीक्षाएं ऐसे होने लगी, थोड़ा डेप्थ आ गया, नॉलेज का डेप्थ आ गया। इसीलिए मैं पूछ रहा था ना कि हेमेटोलॉजी वाले से मिल रहे हो तो उससे पूछ रहे हो क्या कि हीमोग्लोबिन के टाइप्स पता है क्या सर, और हीमोसाइनिन क्या होता है, और हीमोग्लोबिन का पहली बार कौन से एनिमल में अभी बताया था मैंने आपको, अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन पहली बार देखने को मिलता है। हीमोसाइनिन होता है इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा में हीमोसाइनिन होता है, नीला ब्लड, नीले रंग का, उसका खून नीले रंग का होता है। तो ये आ जाएगा कि नीले रंग के खून वाले, नीले रक्त वाले प्राणी निम्न में से कौन सा है? तो कीड़ा लिखा हो कोई भी आर्थ्रोपोडा का, कॉकरोच हो, इंसेक्ट हो, बिच्छू हो या कोई भी हो, ये सब हीमोसाइनिन, आर्थ्रोपोडा हीमोसाइनिन। कॉकरोच खास करके एग्जाम्पल आता है। तो डीप में आ गया। अब वो केवल मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है वो वाला बात नहीं बनती अब, वो बहुत साधारण ज्ञान हो गया, वो सबको पता है। तो जैसे जैसे जब शुरू में जब परीक्षा देने के लिए बुलाया कि इतने आईएएस की जरूरत है, आ जाओ, 1000 आईएएस की जरूरत है पहली बार में, 1000 आईएएस या 500 आईएएस की जरूरत है, इतना इतना, तो 1000 2000 की वैकेंसी पहली बार 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो 250-300 लोग ही परीक्षा देना है। उन्होंने कहा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आईएएस क्या होता है और ये यूपीएससी क्या बनाया, क्योंकि संविधान में पहली बार बनाया था, परीक्षा देने ही नहीं आए लोग। देखना आप यूपीएससी के इतिहास में जाके 1972-73 तक बहुत कम लोग होते थे, 5000-6000 लोग खुली फॉर्म भरते थे, तो सीधा मेंस ले लेते थे उनको, प्रीलिम्स था नहीं। 1985 में आकर के 1 लाख के ऊपर जाने लगी संख्या, 1 लाख लोगों का मेंस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इतने सारे लोगों का मेंस लो, 7-8 दिन 10 दिन परीक्षा चलाओ, और फिर सारे स्कूल कॉलेज के लोगों की ड्यूटी लगती थी, और फिर इतने सारे लोगों की कॉपी चेक करो। नहीं, 85 में पहली बार उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स परीक्षा होगी, और प्रीलिम्स में पहले एक दिन में ही हम लोग पेपर ले लेंगे और उनको टेस्ट करके छांट देंगे, और मुश्किल से 8-10 हज़ार लोग निकालेंगे, उन्हीं को मेंस की परीक्षा दें। तो चेंज करते करते यहाँ तक पहुंचे हम लोग। तो एक्सपेरिमेंट हुए, तो 95 तक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे थे, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न थे पहले शुरू के, कि यूएन की स्थापना कौन से दिन हुई, या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ऐसे ऐसे सवाल थे सिंपल। वो बाद में एमपीपीएससी ने कॉपी किए, तो उसने अभी तक चलाया 2014 तक अब 2014, तो कई लोग मेरे से पूछने लगे कि सर एमपीपीएससी अलग होता है, आप एमपीपीएससी पढ़ाओगे यूपीएससी पढ़ाओगे? मैं कहा दो क्यों पढ़ाएंगे, एक ही होता है। और वो एमपीपीएससी वाले ने अपना रंग बदल लिया, वही खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है वैसे। उसने कहा ये तो अच्छा पूछ रहे हैं, हम भी अच्छा पूछेंगे। तो मना किसने किया था? तुम्ही को देर से अकल आई, अब वो भी पूछने लगे। अगर मेंस अभी हुआ तो देखा आपने, वो एमपीपीएससी का स्टाइल जो था वो कॉलेज वाला होता है, वो जो गाइड में जितने प्रश्न होते हैं सारे पूछ लिए उसके, तो पूरा ही सिलेबस पूछ लिया आपने। मेंस का पेपर देखा ना, पूरा सिलेबस जो सिलेबस में लिखा है वही पूछा हुआ है। तो स्कूल कॉलेज वाली एग्जाम कर डाली उसने, फिर वो नहीं बन पाएगा ना, इतने सारे प्रोफेसर लाओगे कहाँ? वो जो कॉपी चेक करने जाता था, पेपर भी बनाता था, कॉपी भी चेक करने जाता, बोलता मुझे इंटरव्यू में ही बुलाते हैं। तो मैंने कहा तो है किस चीज का? बोले मैं कॉमर्स का हूँ।
तो मैंने कहा वहां क्या करता है? बोले साइंस चेक करता हूँ। मैंने कहा वो क्या करना? वो हंसता है तो नीचे बैठ जाता है। एक दिन हंसा, गायब। मैंने कहा गया? नीचे बैठा हुआ। इतने जोर से हंसा। उसका आईक्यू समझ सकते हो कि इतनी भीड़ में भी हंसता है तो नीचे बैठ जाता है। वो प्रोफेसर है, वो पेपर भी बनाता है, कॉपी भी चेक करता है, इंटरव्यू भी लेता है। तो इससे इसका स्तर समझ में आएगा आपको। परीक्षा का ऐसे बात करने से परीक्षा अच्छी थोड़ी हो जाती। केवल प्रीलिम्स में थोड़े दमदार प्रश्न पूछ लेने से कुछ नहीं होता। मेंस तो फिर वैसा का वैसा ही, कॉपी चेक करने वाले फिर पैदल आदमी। अभी इतना आसान नहीं है। उसको अपग्रेड करने के लिए पूरी जनरेशन को मरना पड़ेगा। इन सबको कुछ कब्र में जाएंगे, कुछ जलेंगे सब शमशान में। तब जाकर के जब नई फौज आएगी, वो भी पढ़ी लिखी आएगी, तब जाकर के शायद 20-25 साल में चेंज होगा। या फिर कॉपी जो है, पेपर जो है, आउटसाइडर से किसी से बनवाओ। दिल्ली से बन के पेपर आए, पर दिल्ली में वो कोचिंग क्लास में पहुंच जाते हैं। तो कोचिंग दिल्ली पुलिस या पता नहीं किसी का वो छापा पड़ा दिल्ली में कोचिंग पे कि ये वो तो दिल्ली वाली पुलिस जो है अपना छापा डालने गई अपनी परीक्षा के लिए। तो उसने कहा सर ये तो मैं एमपी का पेपर करा रहा हूँ, आप गलत आ गए मेरे यहाँ। तो बोले तू एमपी का भी क्यों करा रहा है? बोले ये सब एमपीपीएससी वाले मेंस वाले, और एमपीपीएससी मेंस का पेपर है, मैं तो ये करवा रहा हूँ सर, आपका दिल्ली का नहीं करा रहा, आप जिसका मेरे से सवाल कर रहे हैं। तो फिर वो पकड़ा गया। उसने कहा तो एमपी का भी क्यों करा रहा? ये भी बोल देता हो ना कि मैं पिछले साल का करा रहा हूँ, तो दिल्ली वालों को समझ में नहीं आता। तो उसने बोल दिया ये तो होने वाला पेपर अब होगा। उससे उस टीचर का आईक्यू भी देखो। कमाल ही है। और उसमें वो पकड़ा गया। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। एमपी का फ्रॉड पकड़ाया, वो गलत फहमी में पकड़ा गया। दिल्ली वाला पकड़ने गया अपनी परीक्षा, वो पकड़ा गया एमपी का। तब पता चला कि वो पेपर भी सोल्व कराता है पहले से लेके। बड़ी डिमांड है दिल्ली में। बहुत सारे बच्चे यहीं से जाके यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वहां एमपी का खोजते फिरते हैं। किसी दुकान पे जाते हैं, मैं तो वहां शॉप पे भी मेरी मैगजीन बिकती थी, तो मैं शॉप पे भी खड़ा रहता था। कई बार तो बच्चे आते थे, पूछते वो एमपीपीएससी का कुछ है क्या, एमपीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है या वैकेंसी आई है तो उसका कुछ है क्या। ढेरों बच्चे पूछते हैं दुकान पे। तो वहां के टीचर भी स्कोप देखने लगते हैं, एमपीपीएससी का भी स्कोप है, तो उसका पेपर अरेंज कर लिया उन्होंने। वो माहिर है अरेंज करने में। बिहार यूपी के लोग बहुत माहिर होते हैं। वहां के टीचर को बोलो आपका एमपी का अरेंज करके दे देगा, यहाँ वाले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको इलाहाबाद, पटना, दिल्ली जाना पड़ेगा, वो अरेंज करके दे देंगे एमपीपीएससी का पहले ही। सब चोर हैं, हर आदमी को पैसा चाहिए। यहां से लेके एमपीपीएससी, नीचे से लेके ऊपर तक सारे चोर हैं, एक नंबर के। हर कोई बेचने के लिए उधार बैठा है। कोई दे दे उसको 50 लाख, उसको मालूम है मेरी सैलरी में मैं एक फ्लैट नहीं खरीद सकता, तो बचा ही नहीं सकता 50 लाख रुपया। मैं पूरी जिंदगी में कभी नहीं बचेंगे 50 लाख, मैं फ्लैट खरीद ही नहीं पाऊंगा। एक आदमी ऑफर कर रहा है ये लो 50 लाख, मुझे वो कागज का टुकड़ा जो अंदर पड़ा है वो ले जाके उसको देना है, उसके लिए वो कागज का टुकड़ा है, वो उसको लाके पकड़ा देता। ये आजकल तो फोटो खींच के देना होता है व्हाट्सएप, वहां से उठाना भी नहीं है भाई। किसी न किसी आदमी के ही अलमारी में बंद होता है, ताला भी लगता है, तो ताला सील कौन करता है? सील भी तो कोई आदमी लगाता है, तो फिर लगा दे तोड़ के। ये फिर सील लगाने से पहले फोटो खींच लेगा। मोबाइल तो सबकी जेब में होता है। जिसने भी पेपर बना के दिया, पेपर फाइनल हुआ कि अब ये पेपर पूछा जाएगा। 4-5 तरह, कई लोग बोलते हैं 5 तरह के पेपर बनाए जाते हैं, फिर उसमें से एक फाइनल किया जाता है, आउट हो ही नहीं सकता। अरे तो एक फाइनल कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है ना, कि मशीन आके करती है। तो लालच तो किसी में भी आ सकता है। चोर है मनुष्य, और खास करके भारतीय जो ये जितने भी कर्मचारी सब स्वभावतः चोर है, बिल्कुल मुख्यतः। मतलब उसमें चोरी उनके खून में है, धोखाधड़ी खून में है, गद्दारी, देश के प्रति गद्दारी, समाज के प्रति गद्दारी खून में है, इसलिए वो करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को फायदा होता है। तभी तो हमारे इसमें कई बच्चे 4-4, 5-5 साल तक खूब मेहनत करते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छी स्पीड, होता ही नहीं। और मेंस में तो वो कॉपी उठा करके नंबर चिपका देता है दूसरे के, खास करके सबसे बढ़िया कॉपी वाले का तो होता ही नहीं, क्योंकि उसी के तो 212 है। तो चेयरमैन बोलता है उसको कि सबसे ज्यादा मार्क्स जिसका है उनके फलाने साहब के बच्चे के चिपका देना। तो जिसके केवल 67 आए, एक क्या है 300 में से 212,
तो 212 वाले की कॉपी गायब, उसके ऊपर उसके रोल नंबर, उसके 67 चढ़ जाएंगे। तो जो 212 लेके आया उसके 67, तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसकी कॉपी चुराई जाती है। काफी साल तक ये होता रहा, एक दूसरे के नंबर लिखते रहे, और फिर पकड़ा गए तो बोला मानवीय गलती है, ये तो इंसानी गलती है, क्योंकि उसमें कोड बनाने पड़ते हैं। आपके रोल नंबर को कोड में कन्वर्ट करते हैं, 12,245 है तो उसको कुछ कर देते हैं, ABCDE, और एक शीट बनी होती है, इसमें एक तरफ शीट पे लिखा रहता है 12,245, सामने ऐसा इधर डिजिट्स में होता है, इधर नंबर्स में होता है, या इधर नंबर्स में होता है, डिजिट में, ऐसा कर लेते हैं, डिजिट में और उसमें वर्ड्स में। तो वर्ड्स में जो लिखा होता है, इधर अल्फाबेटिकल कुछ लिखा रहता है, उधर कुछ लिखा रहता है, तो वो कोड को भी डिकोड करना रहता है, तो डिकोड करते समय में वो जानबूझ करके उसकी कॉपी पे जाके उसका डिकोड करता है, घटिया वाले का, और उसकी वहां जाकर के ये करता है, फिर बोलता है वो लिस्ट में, जब अगर कोर्ट में जाके कहीं खुला मसला तब, और उसने आत्महत्या कर ली तो 67 देख के तो गया काम से, या फिर कहा अगली बार ट्राई करूंगा, अगली बार फिर उसकी किस्मत फूटी तो फिर उसी के ऊपर आएगा, अदरवाइज अच्छे आ जाएंगे और पास हो जाएगा, DSP SP बन जाएगा, डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। दशकों तक ये होता रहा, 3-4 दशक तक यही सब होता रहा। अब जाकर के थोड़ा सा हो सकता है सख्ती हुई हो। भयंकर भयंकर चोर वाला, भयंकर भ्रष्टाचार, ये सब ना तो कोई लेक्चर में बताया, मैं खुलेआम ये YouTube पे डालूंगा, क्योंकि सब चोर है, एक की हिम्मत नहीं सामने आने की, एक आदमी की हिम्मत नहीं है, चोर है सारे। वहां पहुंचे ही चोरी करके, वहां पहुंचे सिफारिश से, घटिया काम करके, चापलूसी करके, जूते चाट करके पहुंचे हैं सब, क्योंकि चोरी करना है। इसलिए बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अपनी कॉपी डिमांड करो, अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है कि आप डिजर्व करते थे, आप अंदर जाने वाले थे, डिमांड करो उससे। RTI में देखो जाकर के कॉपी, नंबर कई जगह दिए नहीं होते, खाली जगह छोड़ी होती है, तो उसको जाके बताओ ये नंबर क्यों नहीं दिए, तो मानेंगे नहीं। हालांकि वो UPSC इससे भी खतरनाक है, वो तो दिखाता भी नहीं कॉपी। MPPSC पे तो कोर्ट भी हावी हो जाता है, बहुत सारे हो जाते हैं, UPSC पे तो कोई हावी नहीं हो सकता। उसने एक छपा हुआ प्रपत्र बना रखा है कि कुछ भी नहीं पाया गया, सब कुछ देखा गया, कुछ भी नहीं पाया गया, बस बात खत्म। वो सर पिछले 40 सालों से वही कागज फोटोकॉपी करा के रखे हुए हैं बहुत सारे, जो भी शिकायत करते हैं उसके एक वो लिफाफे में वो कागज डाल के उसको पोस्ट कर देते हैं। आपके पास एक ही, आपका सब कुछ देखा गया, कुछ नहीं पाया गया, आपका सब कुछ ठीक ठाक देखा, सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं पाया गया, कोई गलती नहीं, बात खत्म। और नीचे वही सिंटअप परीक्षा नियंत्रक को कितनी शिकायत कर लो आप, कितनी बार लेटरबाजी कर लो, एक जैसा, जबकि कुछ नहीं देखते हो, कुछ भी नहीं देखते। तो ये तो बहुत खामी है, मतलब बहुत। ये सब चीजें तो मैं 2011-12 में मैगजीन में, एडिटोरियल में सब में छाप चुका हूँ, और दिल्ली में हंगामा भी मचा चुके और सब कर चुके। ये कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, बहुत पुरानी बात है। 10-10 साल पे, 11 साल पहले सब हंगामा भी मच चुका है, और उस पर धमाल भी हो गई और सब हो गया, और सबने चिल्ला चोट भी कर ली, सब हो गया, कुछ नहीं होता। खैर, लेकिन चूंकि इसी सिस्टम में क्या होता है कि ये उखाड़ पछाड़ उधर कर रहे हो, इसमें कुछ लड्डू लेके भाग जाता है, जैसे कोई प्रसाद बांट रहा है, वहां धमाल मची, लाइन लगाओ, इतने में 4-5 जो है उसमें से लेके भागे। वैसे आपका भी सिलेक्शन हो जाना है, भीड़ भाड़ में सिलेक्शन तो हो ही जाना है, अफरा तफरी मची होगी, उसी में होना है सिलेक्शन। तो आप जो बनोगे उसी में बनना है आपको, ये सब तो होता रहेगा, उसके बावजूद भी बनना है आपको, मान के चलो। वो बनते हैं बच्चे, हमारे ढेरों बच्चे बने, सब चोरी करके थोड़ी बने, उनने थोड़ी गड़बड़ की, वो करते हैं। लेकिन कितने करेंगे? 3 बच्चों पे करेंगे, 4 पे करेंगे, 10 पे करेंगे, 25 पे करेंगे। वैकेंसी तो 300 की है ना, 400 की, तो बाकी लोग तो बनेंगे, बाकी लोग बनेंगे। तो ऐसे ही आपको बाकी में बनना है, इसको दोषी नहीं ठहराना है कि 25 लोगों के साथ ऐसा हो गया था, इस वजह से हम नहीं बन पाए। ऐसा नहीं होता, आप नहीं बन पाए मतलब आपकी कमी है। क्योंकि चोर समाज में भी रहना आना चाहिए। आपके घर पे रोज चोरी होती है, आपके मोहल्ले में रोज चोरी होती है, तो भी वहां जिंदा रहना पड़ेगा ना, घर बेच के चले जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। जिंदा रहना तो सीखना पड़ेगा। वहां चोरी होती है तो क्या हो गया, डाकू आते हैं तो क्या हो गया, खेती में आग लग जाती है, लोग फसल चुरा लेते हैं, उसके बावजूद भी जानवर घुसा देते हैं खेत में लोग चरने के लिए, खेत तबाह कर देते हैं, तो क्या लोग खेती करना बंद कर देते हैं? नहीं करते।
ये धैर्य तो रखना पड़ेगा। एक बार हो जाएगी तो हो जाएगी, तब कभी किस्मत खराब होगी तो अगली बार होगी, उस उम्मीद में फिर खेती करता है। पर ये चर्चा होना जरूरी है, आपके दिमाग से क्लियर होना जरूरी है कि ये सब कुछ क्लियर नहीं है, मतलब ये सब कोई श्रद्धा के पात्र नहीं है कि बढ़िया अच्छा आदमी है, सब चोर है। एक आध कोई होगा तो वो अंधेरे में क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाता वो बेचारा, बल्कि उसको सब दकियानूसी मानते हैं, उसको सब गालियां देते होंगे कि तुम ये नहीं करते। बहुत बुरी हालत है। तो ये स्थितियां तो आपको साफ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तैयारी करना चाहिए, क्योंकि तैयारी तो करना ही है ना, इससे और इंटेंसिटी बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी, आपको सिस्टम को साफ करने की इच्छा ज्यादा होगी, आपको इच्छा होगी कि हम कहीं पहुंचे तो वहां साफ करेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, इसीलिए हम लोगों ने ये क्लास चलाई कि हमको ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे जिसमें से जो वहां जाकर के एक्टिविस्ट की तरह काम करेंगे, जो बदलाव लाने के लिए जाएंगे, जो कुछ बदलेंगे। हालांकि दिक्कत आती है, अभी तक भी अनुभव जो हुआ, जो लोग बच्चे यहाँ से बन के गए वो उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे पाए बदलाव के संबंध में। कई लोग तो वाकई में उन्हीं के जैसे हो गए, और कोई लोग नहीं हो पाए तो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे कर भी रहे हैं अपने स्तर पे जितना कर सके। जुगनू की उजाला फैलाने की जितनी आदत, दिए की उजाला ज्यादा, दिया ज्यादा उजाला कहाँ फैला पाता है? आपकी मोबाइल की टार्च की रोशनी ज्यादा, लेकिन आप जलाते हो ना, अभी बिजली चली जाएगी तो आप मोबाइल निकालोगे कि नहीं? जबकि वो पूरा वैसी रोशनी तो पैदा नहीं कर पाती, लेकिन निकालता है आदमी। वैसे ही समाज में हम लोग टिमटिमाते रहेंगे, कहीं कहीं तो रोशनी दिखेगी। किसी किसी को तो काम चलाऊ रास्ता तो मिलेगा, काम चलाऊ प्रकाश तो मिलेगा। बिल्कुल ही अंधेरा होता है तो थोड़ी सी रोशनी भी बहुत होती है। जितना ज्यादा अंधेरा उतनी ज्यादा छोटी रोशनी ज्यादा काम करती है। भयंकर अंधकार में बिल्कुल छोटी सी किरण जो है बहुत बड़ा काम कर जाती है, ठीक है। तो अंधकार जितना लोग फैलाएंगे, हमारा काम है। तो ऐसे तो सूरज जो है उगना ही बंद कर दे। सूरज कभी हारता है क्या? कितना भी अंधकार हो, रोज सुबह आ जाता है उसका। सूरज से यही सीखने, गायत्री मंत्र यही सिखाता है। गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र है, सविता मंत्र है, ये रोज सिखाता है कि अंधकार कितना ही हो आपको हारना नहीं है, जीतना है। डर के आगे जीत है, अंधेरे के आगे उजाला है। और सूरज रोज सुबह आकर के शिक्षा देता है। गायत्री मंत्र यही शिक्षा देता है, इसलिए उसको सूर्य मंत्र कहते हैं, सविता मंत्र। तो आशावाद का मंत्र आपको बुलवाया जाता है रोज, आपको आशावादी बनाने वाला कि कुछ ना कुछ तो होगा, कोई न कोई तो बदलाव करेगा, कभी न कभी तो दुनिया बदलेगी, कुछ तो होगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसलिए तो नारा लगाता है कि हमारे बदलाव से शुरुआत होगी, और हम बदलेंगे तो दुनिया भी बदलेगी, और निश्चित रूप से बदलेगी। इसमें जिसका जितना ज्यादा विश्वास होता है कि दुनिया बदलेगी और निश्चित रूप से बदलेगी, वो उतना प्रखर व्यक्तित्व बन के निकलता है, उसका व्यक्तित्व उतना प्रखर होता है। तो बात तो हमको बायो की करनी थी, बॉटनी की लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी बात दूसरी कर ली, लेकिन समझ में आया कि जनरल था। मेरे को लगता है कि आपके काम की चीज है, और अगर आप इस हिसाब से स्टडी करना शुरू करेंगे तो मार्केट से अभी क्रॉनिकल वाले ने ईयर बुक निकाली है इंग्लिश में, तो मैंने देखी, एक ने फोटो भेजा है जिसमें पूरे साल भर की। तो आपने अगर साल भर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी तो वो पढ़ लो। तो अभी 5 जून में टाइम है 1 महीने का, तो आप कर लोगे उसको, पूरा साल भर का करंट अफेयर्स उसमें हो जाएगा, है ना। मैं भी निकालता हूँ, लेकिन मैं भी उसको फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो पढ़ लो, तो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी अभी निकली है ईयर बुक के नाम से, उसको ले आओ, उसको खरीद सकते हो। 20-25 प्रश्न तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 5 से 6 प्रश्नों का भी फायदा होगा। तो जो बॉर्डर वाले लोग हैं, यानी जिनके 55 ठीक हो रहे हैं, 54 ठीक हो रहे हैं, और 60-65 नहीं हो पाते, उनके लिए वो बहुत फायदेमंद, वो उनको 60-65 से क्रॉस करा देगी, इस साल सिलेक्शन करवा देगी। बॉर्डर वालों के सबके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 50 से नीचे हैं वो निराश ना हो, वो भी ट्राई करें इस बार। 45 वाले 40 वाले अगर टेस्ट आ रहे हैं आपके, टेस्ट में अगर 45-40 आते हों तो थोड़ा मेहनत अगले साल तक करनी पड़ेगी। अब अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। 50 से ऊपर वाले इस साल ट्राई कर सकते हैं। 55 से ऊपर वाले वो किताब पढ़ लेंगे
तो इसी साल हो जाएंगे। ठीक है, 1 महीने में हो सकते हो, 1 महीना काफी होता है। अगर खास चीजों पे आपने फोकस कर लिया तो फिर आपकी बात बन जाएगी। ठीक है ना। तो एक तो ये मैसेज था आपके लिए करंट अफेयर्स वाला। दूसरी चीज, हमने लिस्ट जो बनवाने के लिए हम लोग कहते हैं करीब 200-250 लिस्ट बनाने के लिए कहते हैं, बल्कि और ज्यादा, वो हम आज ग्रुप में डलवा देंगे। तो आप वो लिस्ट जो है उन सब की बना लीजिए, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट। अब मैं थोड़ा एनवायरमेंट का होमवर्क भी दूंगा बॉटनी के साथ साथ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व वाली बताते हैं, हर साल नेशनल पार्क बताते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट बताते हैं। ऐसी करीब 250-300 लिस्ट है। अगर उनको कर लेंगे तो आपके 50 प्रश्न ठीक हो जाएंगे। परीक्षा में 50 प्रश्न तक जो है आपको समझ में आएंगे केवल लिस्ट करने से। तो ये सब 1 महीने की तैयारी में किया जा सकता है। लास्ट के दिनों में यही सब करना चाहिए। देखो शॉर्टकट में कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो फिर आज इतनी बात करते हैं।